इंसाफ, अदालती फैसलों में सियासी मुदाखलत और रुकावटें, लाखों मुकदमात इल्तिफा का शिकार, जिम्मेदार कौन? कायद का पाकिस्तान, हमारी पहचान पाकिस्तान। आज हम फैसलाबाद में ऐसे निडर बहादुर शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं अपने नाजरीन को, जो कि वकलत मसाइल हल में पेश नजर आती है। सीनियर मेंबर पंजाब बार कौंसल जनाब चौधरी इम्तियाज अहमद लोना साहब हमारी नशिस्त का हिस्सा हैं। अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जबरदस्त, आपकी दुआएं जी। सर, हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका तारुफ। इम्तियाज अहमद लोना, 1999 में मैं बतौर सर, ताल्लुक कहाँ से रखते हैं आप? फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक है जी। और दूसरी दफ़ा आपकी दुआओं से, अपने साथियों की मोहब्बत से और इनकी हिम्मत से अल्लाह ताला ने मुझे मेंबर बार काउंसिल बनाया है। 1999 में मैं इनरोल्ड हूँ एज ए मेंबर। सर, हम बाद में इस तरफ आएंगे। अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे में कुछ आगाही पर फरमाएं। इसमें गुजारिश है जी कि 1990 में मैंने मैट्रिक किया था, 1992 में मेरी एफएससी है और 1994 में मेरी बीएससी जी बॉटनी ज़ूलॉजी केमिस्ट्री मेरा कॉम्बिनेशन था। और उसके बाद वो जिस तरह कहते हैं ना जी कि अल्लाह ताला जिस तरफ लेके जाना चाहे जी, मेरी मतलब ख्वाहिश जो थी वो दौरान तलीम थी कि साइंस के मैदान में कहीं आगे निकलें, लेकिन कुछ हालात इस तरह के बन गए। अल्लाह ताला को मंजूर ये था कि वकील बनना था। 1995 से लेकर 1999 तक, 1998 तक, ये 3 साल का जो दौरानिया है, पंजाब लॉ कॉलेज लाहौर, वहाँ से मैंने अपनी लॉ की डिग्री ली। उस वक्त पंजाब लॉ कॉलेज की ब्रांच थी हुसैन चौक गुलबर्ग में। ये है जी मेरा मुख्तसर सर, माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? मौजूदा निज़ाम तलीम जो हमारे वकला के मुताबिक है, वैसे जनरल इसमें अपना निज़ाम तलीम में चूंकि हमारे यहाँ 3-4 सिस्टम चल रहे हैं। ऑक्सफोर्ड अलहदा चल रहा है, हमारा टेक्स्ट बोर्ड अलहदा चल रहा है। जो अदारा बनता है वो अपना एक निसाब लेके आ जाता है। इससे जितनी देर तक निज़ाम तलीम एक नहीं होगा तो उतनी देर तक निज़ाम तलीम की तरफ बेहतरी में कोई अमल दखल नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलिसी जब बनती है तो एक नजरिया रखा जाता है कि इस सिस्टम को हमने आगे लेके चलना है। जो सिस्टम के ऊपर दोस्त बैठे हुए हैं उनको पंजाब टेक्स्ट बोर्ड से कोई ताल्लुक कोई नहीं है। जितनी देर तक निज़ाम तलीम एक नहीं हो जाता उतनी देर तक बेहतरी उस रफ्तार से नहीं होगी जितनी आपकी निगाह में कैसे दो निज़ाम को एक निज़ाम पे लाया जाए? देखें जी, पॉलिसी मेकर जो हमारे हैं, जब वो कहते हैं जी कि जो हमारा बुनियादी आईनी हक है, आईनी और कानूनी हक है जी कि तालीम, सेहत और ये हमारे जो बेसिक राइट्स हैं, जब उनको उसकी टेक केयर करने वाले बंदे हैं, ये उन्होंने सोचना है। ये टॉप से बॉटम नहीं जाएगा, बॉटम से टॉप नहीं जाएगा, बल्कि टॉप से बॉटम जो है पॉलिसी जब बनेगी तो पॉलिसी मेकर जब बना देगा निज़ाम तलीम एक, तो उसमें बेहतरी। आपकी नज़र में कायद के पाकिस्तान में नई नस्ल का क्या मुस्तकबिल है? नई नस्ल देखें जी कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें वो कहते हैं कि अवेयरनेस जो है वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। अवेयरनेस ब्लेसिंग तब होगी जब वो पॉजिटिवली हम लेके चलते हैं। नई नस्ल बड़ी ज़हीन है, आगाही उनको है, इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी जो पहली नस्ल है उससे कहीं ज़्यादा है। तो बतौर जो हम स्टडी करते हैं, ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उसमें अगर इनका ट्रैक ठीक हो जाए और पॉजिटिव एक इनको लाया अमल मिल जाए तो नई नस्ल जो है मेरा ख्याल में बहुत बेहतर जाएगी। वकील बनने की क्या शराइत है सर? मैं सबसे पहले तो ये गुजारिश करता चलूं कि वकील जो है ये एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, ये एक पैशन होता है। तो जिस बंदे के अंदर पैशन होगा, जिस बंदे के अंदर ये होगा कि पिसे हुए तबके को हमने इंसाफ कैसे लेके देना है, वो अगर जज्बा होगा तो अच्छा वकील बनेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि सोर्स ऑफ इनकम हमारी बन जाए, और जिस तरह कहते हैं जी कि हम ग्रेजुएशन करेंगे या सीएसएस करके नौकरी में चले जाएंगे, पीसीएस करके नौकरी में चले जाएंगे, एक वो बंदे का नजरिया होता है। एक होता है अवाम की खिदमत करना, पिसे हुए तबके को इंसाफ लेके जाना। अगर ये जज्बा होगा तो अच्छा वकील बनेगा। शबे वकालत की तरफ कैसे रुझान हुआ आपका? मैं चूंकि हमारा जो बैकग्राउंड है ना जी वो रूरल एरिया का है,
जो वहाँ पे ज्यादतियाँ होती हैं रूरल एरिया पे, वो कंपेयर टू सिटी एरिया ज़्यादा होती हैं। क्योंकि सिटी एरिया में एक तो ये कि एक बंदा जो उसको साथ वाले की कोई फिक्र नहीं होती जी वो क्या कर रहा है, और ना ही उस तरह के उसके दुख दर्द का पता होता है। जो रूरल एरिया उसमें ये होता है कि ना सिर्फ बंदा अपने आप को देख रहा होता है, बंदा अपनी हमसायगी में भी देख रहा होता है, अपने गांव में भी देख रहा होता है। तो जितनी बंदे की नजर ज्यादा होती है, उतना ही वो उसको मसाइल जो है वो ज्यादा नजर आते हैं। चूंकि वहां पे लोगों के साथ जो ज्यादतियां होती थी जी। वो इस कदर होती थी कि जिसमें ये जज्बा होता था कि इनको हमने हल करना है, और इस हल के दौरान ये कोशिश की थी कि किसी ऐसे शोबे से जाके तलक रखें जो इंसाफ दिलवा सके। उसके लिए वकील मुझे बेहतरीन शोबा लगा। जब आपने अपनी लीगल प्रैक्टिस का आगाज शुरू किया तो उस्ताद मौसम कौन से आपके? अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए, पीडीएसपी रिटायर्ड होते थे चौधरी जुल्फकार साहब जी। वो बड़े ही मतलब आला पाए के वकील थे, आला पाए के उस्ताद थे। वो मेरे उस्ताद थे। उनसे ही हमने जो कुछ सीखा है, और आज जो कुछ हूँ उनकी दुआओं से, और उनकी वो मेहनत जो उन्होंने हमें एक इस फील्ड में लेके आने के लिए की थी, वही काम आया। प्यार की सियासत के साथ क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी हिस्सा हैं? देखें जी, वकील जो है वो कहते हैं ना आज़ाद होते हैं। आज़ाद हम इसलिए नहीं होते कि हमें टाइम की पाबंदी नहीं होती या हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। आज़ाद हम इसलिए होते हैं कि हम सोच में आज़ाद होते हैं। जो बंदा सोच में आज़ाद हो वो लाजमी बात है सियासी भी होता है। हाँ, ये कि वकला की सियासत और जो पॉलिटिकल पार्टी की सियासत है उसमें बड़ा फ़र्क है। पॉलिटिकल पार्टीज में आपने अपनी पार्टी हेड को बचाना होता है, पार्टी पॉलिसी को बचानी होता है। जो वकला की सियासत है उसमें आपका प्राइम कंसिडरेशन होती है कि हमने वकील को कैसे प्रमोट करना है। तो बतौर वकील जब से मैंने इस वकालत में इस सियासत में कदम रखा है, मैंने कोशिश की है कि पॉलिटिकल पार्टी से बालातर होके अपने वकीलों के मसाइल या अपनी वकला पार्टी के साथ रहूं। नए वकला को तहफुज़ात सीनियर की प्रैक्टिस से नाला नजर आते हैं, शॉर्टकट चाहते हैं, आर्गूमेंट्स को मौके पर बात नहीं की जाती, वजूहत क्या है इसमें? बड़ा ये आजकल जो हमारा बर्निंग एक इशू है वो यही है कि दोनों तरफ से हमें गिले हैं जी। जो हमारे यंगस्टर है वो कहते हैं हमारे ऊपर जो है सीनियर तवज्जो नहीं देते जी। और सीनियर ये इस बात पे बैठ के कोसते हैं अपने आप को कि नई नस्ल हमसे सीखती कोई नहीं है। ये जो आपस में दोनों पार्टीज का गैप है या सीनियर और जूनियर का गैप है, इस पे अगर बैठ के बात हो जाए, और जिस तरह शुरू में हम अपने उस्ताद के बाद साल 2 साल बैठते थे, इसी तरह नए दोस्त अगर बैठना शुरू हो जाए, एक वो कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाएगा, और दूसरा एक दूसरे के मसाइल, सीनियर को मसाइल समझने का मौका मिल जाएगा और जूनियर को मौका मिल जाएगा उनसे इस्तेफादा हासिल करने का। दूसरी बार आप पंजाब बार कौंसिल की बारी अक्सर से कामयाब मेंबर बने, इसमें जाली वकला की भरमार पाई जाती है। जाली वकला की भरमार को कैसे रोकने की तजवीज़ है आपकी? ये मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी इस दफा बार काउंसिल बनी है जी 25-20-30 वाली जी, इसमें हमने शुरू दिन से एक चीज टेकअप की है कि वी हैव टू वाइप आउट द एडवोकेट हु आर नॉट ड्यूली क्वालिफाइड। तो उस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज या मुख्तलिफ एरिया टारगेट किया है। सबसे पहले हमने पहले टारगेट में सिंध को रखा है और उसके बाद आजाद जम्मू एंड कश्मीर को, कि जो बंदे इज्जत से डिग्री लेके आएंगे या जिन्होंने डिग्री ले चुके हैं जो दोस्त, उनकी हमने वेरिफिकेशन करवानी है थ्रू HEC। जिनकी HEC के जरिए वेरिफिकेशन ना हुई, ही वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द रोल एज एन एडवोकेट। उसमें इंशाल्लाह बड़ा तेजी से काम हो रहा है और मैं इस पे मेरा यकीन मुकम है कि इंशाल्लाह ताला इस सिलसिले में हम कामयाब हो जाएंगे और जो असल वकील होगा वही आपको नजर आएगा। सर, आप एक प्रोफेशनल वकील हैं, आपके नजदीक वकला की चंद और बड़े मसाइल क्या हैं? सबसे पहले तो ये कि चूंकि ये रेस्टोरेशन और जुडिशरी के बाद हर बंदे ने, हर फैमिली ने कोशिश की कि हमारी फैमिली में से कोई वकील बन जाए। तो जब वो ट्रेंड उसका बढ़ा तो उससे सैचुरेशन इसमें बड़ी होगी इस फील्ड में, यानी जितनी इंडक्शन हमें चाहिए थी उससे कई गुना ज्यादा इंडक्शन हो गई है, जिसकी वजह से मसाइल आ रहे हैं। उसका हल ये है कि जितनी हमारी अंडर द लॉ कोई भी कंपनी बनती है, कोई फर्म बनती है, तो उसको लीगल एडवाइजर हायर करना जरूरी है। पंजाब बार काउंसिल के लेवल पे इसलिए हमने कोशिश की है कि एक रेजोल्यूशन पास करवा के इट वुड बी ट्रांसमिटेड टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एज वेल एज टू द नेशनल गवर्नमेंट कि जो भी कंपनी नहीं बने, जो भी नई फर्म बने,
चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो, वहां पे इंडक्शन वकला की हो, और इससे वकला के मसाइल खत्म हो जाएंगे। जब सैचुरेशन ज्यादा हो जाती है, इंडक्शन कम हो जाती है, तो उससे वो जो एक पैशन के साथ बंदा आता है ना, जब उसको मौका नहीं मिलता तो वो थोड़ा सा डी ट्रैक हो जाता है। ये इंशाल्लाह वकला की वेलफेयर के हवाले से बड़े फुकदान पाए जा रहे हैं, आपने क्या इक़दाम बताए सर? एक तो सबसे पहले जी, मैंने जिस तरह पहले गुजारिश की कि ये वकला का शोबा सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता बल्कि एक पैशन होता है। पहली बात, जो स्टूडेंट आए तो वो ज़हन में रखे कि ही हैज टू प्रोसीड विद पैशन, नॉट विद इंटेंशन टू अर्न ओनली फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग। एक तो ये वो दोस्त समझ के आए। दूसरा ये कि इसमें जितने सीनियर बैठे हैं वो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन करें कि जिस तरह मेरा ऑफिस है उसमें मेरे जितने एसोसिएट हैं वो अपने काम करते हैं। एक तो उनको मौका मिलता है सीखने का, एक उनका थोड़ा सा रिम्यूनरेशन उसको मिल जाती है। मैं उसको इनकम नहीं कहूंगा बल्कि रिम्यूनरेशन मिल जाती है, जिससे थोड़ा सा आने जाने का उनका खर्चा लग जाए और वो पढ़ाई पे अपना फोकस कर सके। तो ये इंशाल्लाह ताला ये मामलात हैं जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। देखने में आ रहा है कि बेंच और बार में तसादात पैदा हो जाते हैं, क्या क्यादत मुंतखब होने के बाद बिक जाती है या झुक जाती है अपनी ज़ात मुफादात के खातिर? असल में तीन इस जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तीन जो है ना वो मेन पिलर है। एक तो हमारा बेंच और बार हो गया, और बेंच और बार के लिए सबसे बड़ा जो पिलर है वो पिसा हुआ वो तबका है जिसको हमने दोनों ने मिलके इंसाफ लेके देना है। हमारी आपस में तो कोई रिफ्ट हो सकती है बेंच और बार की, जो कि वक्त के साथ अपने साथ जब निगोशिएशन होती है तो वो हल हो जाती है। मेन वकील का भी यही मकसद होना चाहिए और जज का भी यही मकसद होना चाहिए कि हमने इस पर से वो तबके को कैसा लेके चलना है। अगर हम ये आपस में रिफ्ट को बढ़ाएंगे तो वो जो पिसा हुआ तबका जिसको हमने इंसाफ लेके देना है, जिसको हमने मुआशरे में ये यकीन दिलाना है कि स्टेट आपकी माँ है और माँ आपका तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, तो उस वक्त तक वो हम मामला हल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारी आपस में रिफ्ट होती है इसमें कई मसाइल होते हैं। बेंच जो है हमेशा पिवटल रोल प्ले करता है, वो नेशनल लेवल पे हो, प्रोविंशियल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो। कहते हैं फलां बेंच बड़ा अच्छा है। जब एक उसको फेम अच्छी मिलती है तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ दी थिंग्स हैव टू बी डन बाय द बेंच, फ्रॉम द साइड ऑफ बेंच। जब टॉप पे ठीक होगा तो वो नीचे बॉटम से वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें सिर्फ वकला का कसूर नहीं है, इसमें बेंच वालों को भी चाहिए कि वो ये सोचें कि दे आर सिटिंग इन अ पेरेंटल जुरिस्डिक्शन और दे हैव टू ट्रीट ऑल अदर सेगमेंट ऑफ लाइफ एज देयर सिबलिंग। तो ये निज़ाम अदल में फर्स्ट रीडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। चरण शनासाई के तहत बेंच वकला को सुनती नजर आ रही है और फैसले करती नजर आ रही है, क्या राय आपकी? इसमें जो पहली मेरी गुजारिश है, आप रोजमर्रा की अपनी रूटीन देख लें जी। अगर आप घर से चलते हैं ना तो आपको एक बोर्ड जो है ना जिस पर बड़ी अच्छी ऐड लगी हो वो बार बार नजर आएगी। जब वो ऐड नजर नहीं ना आएगी तो आपका ज़हन जो है ना वो उस चीज को सुरासिक को तस्लीम नहीं करता। तो जो बंदा आपस में इंटरेक्शन जिसकी हर रोज होती है ना, फर्ज कर ले मैं हूँ, मेरे पास अगर केसेस ज्यादा है तो मैं बेंच में ज्यादा दफा जब अपीयर होऊंगा तो वो कंफर्टेबल लेवल ठीक हो जाता है। वो जो कंफर्टेबल लेवल है ना जी, वो जो वकील की अपनी मेहनत होती है, जो वकील के अपने केसेस होते हैं या लोग जो उस पर एतमाद करते हैं उनकी वजह से बार बार अपीयरेंस से बन जाती है। तो उसको हम ये फेस वाली बात नहीं करेंगे कि फलां जो फेस है वो ज्यादा बिकता है, बल्कि एक दूसरे की आदत हो जाती है, एक दूसरे के टेम्परामेंट का पता चल जाता है। जब टेम्परामेंट का पता चलता है, जब जज को पढ़ने का आपको तरीका आ जाता है तो आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। मैं कहता हूँ कि ये मैं नहीं बल्कि कोई भी जूनियर हो जो साइकोलॉजिकली अटैक करेगा और उसको पता चल जाएगा कि जज की ये रीडिंग है या ये उसकी शख्सियत और मैंने इस तरह केस को लेकर चलना है, तो उसका भी फेस बिकेगा। वकला पर झूठी FIR की भरमार, वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी पंजाब बार की तरफ से मजम्मती बयान सामने आते हैं, इन पर कुछ अमल दरामद भी होता है या सिर्फ मजम्मती बयान ही होते हैं? इसमें सबसे जो हमारा एक लॉ का एक सेक्शन है जी 154 जी, क्योंकि वहां पे जी द मोमेंट पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो FIR दर्ज हो जाती है। इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है जी। जिस तरह हमारा लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया ना जी, जिसमें उन्होंने कहा जी कि अगर वकील के साथ प्रोफेशनली डील करते हुए अगर कोई ज्यादती होगी तो दी रॉन्ग डूअर हैज टू फेस अंडर दी प्रोविजन ऑफ लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसमें इस हद तक होना चाहिए कि जब जो दूसरे प्रेवलेंट लॉ है ना उनको देखते हुए 154 को प्रोसेस किया जाए तो तब ये काम रुकना। अदरवाइज जितनी देर तक हमारी मजम्मती वो कार्रवाइयां
या मुजम्मती प्रेस रिलीज जारी होती रहे और हम ये कहते भी नहीं, जितनी देर तक लॉ ने अमेंड नहीं ना होना उतनी देर तक ये है ना जी फ्लड गेट ये बंद नहीं होगा। इंसाफ की फरहमी के हवाले से रुकावटें कहाँ पेश आ रही हैं सर? मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह पहले मैंने गुजारिश की कि जब अवेयरनेस आती है तो बंदे अपने राइट के लिए कोशिश करते हैं। जब राइट के लिए कोशिश करते हैं तो वो उनका सबसे पहला जो है वो एक उनके सामने होता है कि आई हैव टू नॉक द डोर ऑफ द कोर्ट। तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं टूवर्ड कोर्ट, उस वजह से केसेस की लिटिगेशन जो है केसेस की परमार जो है वो ज्यादा हो रही है। ये इसलिए नहीं है कि रॉन्ग लिटिगेशन या फॉल्स लिटिगेशन हो रही है, बल्कि लोगों को अपने हक का पता चल रहा है और हक की दाद रसी के लिए वो आ रहे हैं। तो उसमें तो हमारे पार्ट पे भी गलतियां हो सकती हैं, बाकी जजेस की तादाद थोड़ी है, वो लिटिगेशन जो है माजी से रोना गाना चलता चला आ रहा है सर, जज साहिबान की तादाद। हाँ, जज साहब की तादाद फर्ज कर ले हमारी 3-3.5 करोड़ की आबादी है, तो जो 3-4 साल पहले जजेस की तादाद थी वही अब है। तो एक जज के पास एडिशनल सेक्शन जज के पास अगर पेशी है जी 70 की, तो इंटरम ऑर्डर अगर वो जज साहब खुद लिखेंगे, लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि जज हैज टू राइट डाउन द इंटरम ऑर्डर अंडर हिज ओन हैंड। तो अगर इंटरम ऑर्डर वो लिखना शुरू कर दे तो वो आधा टाइम तो इंटरम ऑर्डर में गुजर जाता है। अदालतों में सिविल और फैमिली मुकदमात की भरमार, जिम्मेदार कौन? ये हमारा सिर्फ जुडिशियल सिस्टम नहीं जिम्मेदार, इसमें हमारी स्टेट की भी जिम्मेदारी है। स्टेट अगर हर देखेंगे ऑक्सीजन है उस पर कोई नहीं लड़ता, उसकी तादाद ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है। अगर थोड़ी ऑक्सीजन होगी तो हमें पता चलेगा किस जगह पे हमने ऑक्सीजन लेनी है, हम लड़ाई करेंगे। स्टेट को ये चाहिए कि सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम खत्म करे। जब सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम खत्म होगी तो बेसिक यूनिट जो माशरे का है वो है आपकी फैमिली, वो फैमिली स्टेबल रहेगी। जब फैमिली स्टेबिलिटी होगी तो उससे फैमिली केसेस जो हैं वो उसकी तादाद कम होगी। ये सिर्फ ये नहीं है कि अदलिया उसको रोक सकती है, इसको स्टेट ने रोकना है। इसी तरह हाईकोर्ट में तकरीबन 26 लाख से ज्यादा मुकदमात इल्तिवा का शिकार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 65,000 से ज्यादा मुकदमात इल्तिवा का शिकार, क्लाइंट परेशान है, हल क्या आपकी निगाह में? हल फिर वो ये गुजारिश करूंगा कि हाईकोर्ट में हमारे जितनी जजेस की सीटें हैं तो वो फिल हो जाएं और उसके बाद उसकी डिस्पोजल जो है उसके लिए हम भी तामन करें बतौर वकील कि जिस पेशी पे केस लगा हो तो उसी पेशी पे केस खत्म हो जाए, ताकि एक तो डिस्पोजल हो जाए और दूसरा लोगों को इंसाफ मिल सके। जितनी देर तक ये बेंच और बार दोनों ने मिल के इस मसले को हल नहीं करना। तीसरा ये आ गया कि जब जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है, जिस तरह आपने शुरू में बताया यह सवाल उठाया कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस, वो डेफिनेटली जब आप काम शुरू कर देते हैं तो तीसरी पार्टी की, थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस कम हो जाती है। जब हम काम करेंगे तो थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस कम हो जाएगी। जब थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस कम हो जाएगी तो जजमेंट डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे। अदल में खामियों का सिलसिला जारी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री को जाली करार देते हुए उन्हें नोटिफाई किया। आप क्या समझते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये काम है या सुप्रीम जुडिशियल कमीशन का? सबसे पहले तो जो यूनिवर्सिटीज के लॉज हैं ना जी, उस वो लॉज ये कहते हैं कि फॉर सच एंड सच पीरियड अगर आपकी कोई डिग्री किसी जगह पे चैलेंज नहीं होती तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि वैलिड है। देखें, एक आप मतलब जस्टिस सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये एक एडिशनल सेशन जज आप लगा रहे हैं, इतना वो कंपटीशन करके आता है या इतना वो एक प्रोसेस से गुजर के आता है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की सारी वो सारे जो अल्फाबेट्स हैं उनको पूरा करके आता है। तो ये सिर्फ उस जज पे स्टिग्मा नहीं होगा बल्कि ये पूरे सिस्टम पे स्टिग्मा होगा कि एक तो फर्ज कर ले अगर जुडिशरी के एग्जाम दे के बंदा आ रहा है, वो इंटरव्यू दे के आ रहा है, वो अपने एकेडमिक रिकॉर्ड सारा चेक करवा के आ रहा है, एंड पे आप कह दें कि इसकी डिग्री जाली है, तो ये ना सिर्फ उस बंदे के पार्ट पे गलती होगी बल्कि पूरा सिस्टम जो है उसका मजाक होगा। इसी तरह सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से जब आप गुजर के जज एलिवेट होते हैं तो सारी चीजें चेक होके आती हैं। अगर किसी जगह पे वो फिल्टर नहीं हो सकी तो जो बंदे उसको फिल्टर करके भेजने वाले he has to face the मतलब the consequences of like the judge is being faced। तो उस पे मैं कहता हूं कि ये कोई ऐसे मामलात हैं जो लॉजिकली अकल तस्लीम नहीं कर रही, अदरवाइज हो सकता है कि उनके पार्ट पे कोई गलती हो। आपकी निगाह में कोई प्रेशर आया जिसकी वजह से ये मामला सामने? मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ ना जी कि
अगर किसी जगह पे कोई प्रेशर बिल्ट हुआ है तो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड चेक हुआ है, एकेडमिक रिकॉर्ड में अगर कहीं पे फॉर्जरी हुई है तो तब प्रेशर बिल्ट हुआ है ना। मैं कहता हूं अगर फॉर्जरी नहीं हुई तो जिस बंदे ने या जिस टीम ने प्रोसेस करके उसको जज एलिवेट किया है उनकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए ना। बिल्कुल। अगर वो उनकी इंक्वायरी हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएगी कि दिस वाज द स्टेज फ्रॉम वेयर द फिल्ट्रेशन वाज नॉट प्रॉपर्ली डन बाय द कंसर्न क्वार्टर। तो ये मैं इसीलिए मैंने एंड पे कहा जी कि लॉजिकली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू अंडरस्टैंड बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ कि ये सारा मौकफ जज साहब का ही गलत है जी। और भी मसाइल हो सकते हैं। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हाल ही में जज साहबान का ट्रांसफर किया गया है, अंदरूनी कहानी क्या है? ये इस पे जो हिस्ट्री है ना जी, पहली दफा सर सैयद अहमद खान के बेटे थे सर महमूद साहब, जिनको पहली दफा कोशिश की गई थी फॉर ट्रांसफर ऑफ फ्रॉम ट्रांसफर फ्रॉम वन बेंच टू अनदर बेंच, फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। तो उस पे चूंकि लॉ कोई नहीं था तो उस पे उन्होंने उनको ट्रांसफर नहीं कर सके और बाद में एलिगेशन उन पे लगा दिया गया कि ये मेंटली ही इज नॉट कैपेबल टू कैरी ऑन हिज बिजनेस एज अ जुडिशियल ऑफिसर। तो उस पे उन्होंने फिर रिजाइन कर दिया था। फिर ये 1912 में एक दफा कोशिश की गई थी, एक और जस्टिस साहब थे जिनको उन्होंने एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की कोशिश की, लेकिन वो भी उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी जो आइन की रूह है ना, वो आइन की रूह ये है कि स्टेट ने जो काम करना है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक करना है, फॉर द वेलफेयर फॉर प्रमोटिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करना है, फॉर प्रमोटिंग द अफेयर्स ऑफ द डिपार्टमेंट करना है। अगर किसी जगह पे आप ऐसी कानून साजी कर देते हैं जिनकी वजह से ये तीनों जो चीजें मैंने गुजारिश की हैं या उसका जो आइन की रूह है उसको अगर किसी जगह पे नुकसान हो रहा है तो फिर हमें वो करनी नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपने कर दिए तो उसका एक तरीका जो है सर, फिर आप कोशिश करें कि आइन की रूह ना खत्म हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि एक फर्ज कर ले एक बंदा मतलब आई एम सीनियर मोस्ट और मेरी सारी जिंदगी लग गई है टू अटेन दी सीनियरिटी फॉर माई सर्विस क्रेडिट कि जनाब मुझे एंड पे ये चीज मिलेगी। तो अगर आपने उसको लेके नीचे आना है तो उसका ये तरीका कर लें जिससे आइन की रूह ना खत्म हो जाए, इंसाफ की रूह ना खत्म हो जाए, उसका सर्विस स्ट्रक्चर जो है वो सारा ना खत्म हो जाए। अगर कोई इस तरह की बात आ जाती है उस पर थोड़ा सा एहतियात कर लें। बाकी अगर ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह गवर्नमेंट करना समझती है तो ये थोड़ा सा ये मसाइल हल करके या इनको देख के कर ले। सिस्टम में खामियां कहाँ पाई जा रही है सर, इनका हल क्या है? सिस्टम में खामियां पाई जा रही हैं कि एक हमने चीज है जी कि हमने फैसला करना और स्ट्रेट फैसला जा रहा है, आपने ना इसको राइट लेके जाना ना लेफ्ट लेके जाना। और कहते हैं जी वो इसलिए हम कहते हैं कि जो चीज भी हो आर्टिकल 10A जो है फेयर ट्रायल से मुतल्लिका एवरीथिंग हैज टू बी डन इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ। तो ये हम अगर स्ट्रेट जाएंगे तो कोई खामी नहीं होगी, जब हम उसको राइट खींच के लेके जाएंगे या लेफ्ट लेके जाएंगे तो उस वक्त मसाइल बनेंगे। ये इट डिपेंड्स अपॉन दी पर्सनैलिटी एंजॉइंग दी अथॉरिटी। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं उसको राइट लेफ्ट नहीं लेके जाऊंगा, स्ट्रेट लेके जाऊंगा, कोई मसाइल नहीं होंगे। जब आप उसको राइट लेफ्ट करेंगे मसाइल होंगे। तो ये मसाइल हल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी की। हालात को किस निगाह से देख रहे हैं? चूंकि इंसान जब आप कानून के तालम बिलम बनते हैं तो आप ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। अगर एक आइन या कानून का तालिब इल्म वो उसको इस चीज का भरोसा ही नहीं है कि ये मुल्क ठीक हो सकता है, ये मुआशरा ठीक हो सकता है, ये सिस्टम ठीक हो सकता है, तो फिर वो मेरा ख्याल वकील रहने का मजाज नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि मैं पुर उम्मीद हूँ और उम्मीद पे अल्लाह ताला ने इस दुनिया को कायम किया हुआ है कि इंशाल्लाह ये सिस्टम ठीक होगा। ये मुल्क पाकिस्तान, इसके अदारे, इसके अब रहने वाली अवाम इंशाल्लाह ये अच्छे दिनों के सर आपके ख्याल में निज़ाम अदल को किस तरह मजबूत और ठोस बनाया जाए? मैं ये समझता हूँ जी कि एक वक्त हुआ करता था, हम सुनते थे कि जस्टिस कालिनी साहब उनके एक बड़े करीबी दोस्त हुआ करते थे तो उनके साथ वाक किया करते थे। तो पहले जस्टिस साहब उनको बीइंग चीफ जस्टिस उनको एलिवेट करने लगे एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट। तो
वो वकील जो उनके दोस्त थे, जो उनके सैर करने वाले थे, एक दफ़ा उन्होंने कह दिया खुद कि आप जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही है, मेरी नाम भी इस इंडक्शन में इनको इंडक्ट कर दिया जाए। द मोमेंट इट वाज डिमांडेड बाय द फ्रेंड ऑफ जस्टिस साहब, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि यू आर नॉट एलिजिबल टू बी इंडक्टेड एज अ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, क्योंकि अब आपके जहन में कई चीजें आ गई, अब ख्वाहिश आ गई है। जितनी देर तक ये एलिवेशन का प्रिंसिपल जो है, इसमें ख्वाहिश की एक एलिमेंट रहेगा, तो मेरा ख्याल नहीं है कि हम इस मुल्क को बेहतरी की तरफ या जस्टिस सिस्टम को बेहतरी की तरफ लेके आए। इम्पार्शियल इंडक्शन होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, उसकी इंडक्शन होनी चाहिए, और इस जस्टिस सिस्टम को बचाने के लिए एक कोशिश होनी चाहिए। अदलिया से सियासी कल्चर को कैसे बाहर निकाला जाए और अदलिया को कैसे फाहल बनाया जाए? वो ये कनेक्टेड सवाल है आपका, जो पहला आपने सवाल किया है ना जी, कि जब इंडक्शन वाले पे कोई पॉलिटिकल गेम नहीं होगा हमारा। मैं फर्ज कर लें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का, मैं नाम किसी का नहीं लेता, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का मैं हूं, तो मैं प्रायोरिटी पे आ जाऊंगा कि जनाब ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी का है, ही इज टू बी इंडक्टेड एज एलिवेटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, तो मैं पार्टी पॉलिसी को देखूंगा। सर, आप प्रोफेशनल वकील के साथ एक आम शहरी भी हैं, फैसलाबाद के आम शहरियों के मसाइल क्या हैं? आम यहाँ पे जो ज्यादातर हमारे मसाइल है ना जी, हेल्थ में बड़ा वो है जी, कंजेशन है, कंजेस्टेड है माहौल हमारा। एक है जी यहाँ पे लाइट हॉस्पिटल, और ये डिवीजन जो है पूरा फैसलाबाद डिवीजन और सरगोदा डिवीजन, इनकी पूरा लोड इस पे होता है। इसके अलावा हमारा FIC बना है, ये पूरी डिवीजन, बल्कि सरगोदा डिवीजन, फैसलाबाद डिवीजन उसका लोड उठाए बैठा है। तो हेल्थ में हमारे बड़े मसाइल हैं। अब एक जनरल हॉस्पिटल बना है गुलाम अहमदाबाद वाला, थोड़ा सा उस पे वो एरिया ये स्पेसिफाइड, लेकिन वो इतना जदीद नहीं है कि इस हवाले से हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं तो यही कहूंगा जी कि आइन हमारा कहता है जी कि बुनियादी सहूलत सेहत, बुनियादी सहूलत तलीम, ये हर बंदे का बुनियादी हक है, आइन में बताया गया है। तो ये हमारी हुकूमत वक्त को ये चाहिए कि ये जो हमारे मसाइल हैं, फैसलाबाद जितना बड़ा शहर है, इसमें अलाइड हॉस्पिटल जितने, जैसे एक दो और हॉस्पिटल होने चाहिए, ताकि अगर किसी जगह पे किसी को कोई पॉलिटिकल इशू बनता है तो उसके ज़हन में ये ना जाए कि अब हमने जाना कहाँ है। कि जब आपने स्कॉट करना होता है ना टू एनी पर्सन हु इज फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो जब उसको ये पता चलता है कि देयर इज नो स्पेस फॉर हिम फॉर द पर्पज ऑफ ट्रीटमेंट, वो आधा तो रास्ते में मर जाता है। उसके ज़हन में ये हो, अदराक में ये बैठ जाए कि देर आर plenty ऑफ फैसिलिटी अवेलेबल एट फैसलाबाद इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, तो वो कम से कम वो साइकोलॉजिकली जो उसको ट्रोमा पहुंचता है वो नहीं पहुंचेगा। सर, कश्मीर की बात करते हैं। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यौम सियाचिन, कश्मीरी अवाम अपने हकूक से महरूम, आज़ादी के मुंतजर हैं। आपके तजर्बात की रोशनी में मसला कश्मीर का हल क्या है? ये एक तो हमारा एक सियासी स्लोगन है ना जी, वो बंदे कहते हैं कश्मीर शाहरग है। मेरा इस पे स्ट्रांग बिलीफ है कि हमारी वो शाहरग है, क्योंकि जिस तरह हमारी आज़ादी हुई, जिस तरह हमारे साथ उन्होंने हम इकट्ठे आज़ाद हुए या हमारा इल्हाक हुआ, तो ये वो चीज़ें जो कुर्बानी बेस्ड है, सेक्रीफाइस बेस्ड है, उन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो हमारा उनके बगैर गुजारा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि वो जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन है, उनकी रोशनी में हमारी जो सफारतकारी है वो अपना रोल प्ले करे, सफीर हमारा रोल प्ले करे। और एक जिस तरह बदलते हालात हैं, पाकिस्तान का अब कलीदी रोल है इस वक्त जो पूरी दुनिया में, इस कलीदी रोल के साथ हमारा यही नहीं काम हो कि टू ओनली मेक टू कंट्रीज क्लोज टू ईच अदर, बल्कि इसमें सफारतकारी की खूबसूरती ये होती है कि जब आप कलीदी रोल पे आ जाते हैं, यू हैव टू रिजॉल्व योर ओन इशू। तो ये बेहतरीन आपने फरमाया कि सिफारती ताल्लुकात नजर नहीं आते, अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई बनी हुई है, हल क्या है? हल यही है ना जी, देखें, एक तो ये जी कि मैं एक वक्त है जी कि बीइंग रेजिडेंट ऑफ फैसलाबाद, आई वाज नॉट इन अ पोजीशन कि मैं अपनी बात कह सकूं, लेकिन जब अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है तो मैं अपनी बात कह सकता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ जो पाकिस्तान का इस वक्त रोल है ना जी, वो ना सिर्फ ईरान और अमेरिका को नजदीक लाने के लिए बड़ा कलीदी रोल है, बल्कि फिर मैं यही कहूंगा
कि ये जब कोई मुल्क इस पोजीशन में आ जाता है, उसका जब सिक्का बैठ जाता है, तो उसकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम अपने इशू जो है उनको भी तरीके से, सफारती तरीके से, बैकडोर पॉलिसी से उनको रिकॉर्ड पे ला के हल करवाने की कोशिश करें। ये प्राइम टाइम है फॉर पाकिस्तान के टू रेज देयर इश्यूज लाइक कश्मीर इश्यूज, लाइक अदर इश्यूज relating to one border, relating to ईरान बॉर्डर। तो ये वो मामलात हैं जिनको इस वक्त वो नजदीक ला के, बाकी हमारी वो कई गैस पाइपलाइन है, हमारे तेल की तरसील का मामला है, ये तमाम वो मसाइल हैं जिनको इस वक्त पाकिस्तान बेहतर तरीके से हल करवा सकता है। मोदी सरकार का अंधा कानून, कश्मीरी लीडर यासीन मलिक जिंदगी और मौत की कश्मकश में जेल में कैद हैं। निशान मलिक साहिबा इंसाफ की फराहमी के हवाले से दर बदर के दरवाजे खटखटा रही हैं। आप क्या समझते हैं निशान मलिक की काविशों से कुछ यासीन मलिक को इंसाफ मिल पाएगा? मैं इसमें गुजारिश करता हूँ, एक तो मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ जो कश्मीरी रहनुमा हमारे के एक मतलब जालिम और साम्राज्य समाज के सामने वो डटे खड़े हैं, और एक हिंदू जो नजरिया है जिसका मकसद सिर्फ रूल करना है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंतशार फैलाना है, ये बुद्धा का ये प्रिंसिपल नहीं था। ये उस जो पैरोकार बने हुए उन्होंने अपने आप को एक डेवलप कर लिया है कि हम हिंदुइज्म पे काम कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जो हिंदू कह के इंसाफ की या अमन की बात नहीं करता वो हिंदू है ही नहीं है। मोदी सरकार के जो अंधे कानून है, मोदी सरकार का जो एक साम्राज्य पंजा है, उसके सामने जो आपके कश्मीरी लीडर खड़े, मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ और खराज तहसीन पेश करते हुए ये कहता हूँ अपने जितने अदारे हैं, चाहे हमारी अस्करी क़यादत है, चाहे हमारे NGOs हैं, चाहे हमारी सोशल वेलफेयर NGOs हैं, या हमारे वकला के अदारे हैं, वो उनके लिए आवाज उठाएं। ये जितनी देर तक हम डिस्कशन में नई चीजें लेके आते हैं, आउट ऑफ डिस्कशन हो जाती हैं। जो चीजें आउट ऑफ डिस्कशन हो जाती है उनकी हिफाजत खत्म हो जाती है। तो ये उनका रोल जो है, मैं दुआ गो भी हूँ और उनके लिए आवाज उठाने का भी मुतालबा करता हूँ। ये इंशाल्लाह ताला जब किसी के हक सलब किए जाते हैं, जब आवाजें उठती हैं तो उनका हल निकलता है। मैं उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हाल ही में कश्मीर को उजागर करते हुए कश्मीर की आज़ादी के सिलसिले में जो आवाज़ बुलंद की है, आप क्या समझते हैं कि इन दोनों लीडरान की वजह से मसला कश्मीर हल हो सकता है? देखें जी, जब कोई इक़्तिदार में होता है, साबे इक़्तिदार होता है, साबे ताकत होता है, तो बात तो उसकी सुनी जाती है। मैं ये समझता हूँ कि आप, मैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब या दीगर मुक़्तदर हल्के जो आवाज़ उठा सकते हैं या जिन्होंने आवाज़ उठाई है, उनके लिए मैं दुआ गो भी हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि ये अब हमारे पास वक्त है फील्ड मार्शल साहब को इस मौजूदा सिनेरियो में, प्राइम मिनिस्टर साहब को इस मौजूदा सिनेरियो में, मैं भी अपना एक मुतालबा पेश करता हूँ कि इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए जो नाइंसाफियाँ हो रही हैं कश्मीर पे, उनका हल जो है वो निकालें। और जिस तरह उन्होंने कोशिश की है, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह कामयाब हो जाए। कश्मीर न्यूज़ चैनल की सालगिरह 1 जून 2026 को मुनक़िद हो रही है, जिसकी सरबराही जस्टिस इबादुर रहमान लोधी साहब फरमा रहे हैं। इस हवाले से आप कश्मीरी अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं कश्मीरी अवाम को एक तो आपके चैनल के हवाले से ये गुजारिश करता हूँ या पैगाम देना चाहूँगा कि आपने पूरी ज़िंदगी जो है वो जैद मुसलसल में काटी है, और आपकी जो नज़रिया, आपकी जो इसमें कोशिश है और आपका जो बयानिया है वो बड़ा ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला आपको कई ऐसी, आपके चैनल को भी कई ऐसी खुशियाँ मुबारक करे, इसी तरह आप तरक्की करें। और जो भी बंदा, वो हमारी शरीयत कहती है ना जी कि 3 तरीके होते हैं किसी जालिम को रेजिस्ट करने के लिए, आप हाथ से रोकें या उसको ज़बान से रोकें। आपने जो शरई एक एलिमेंट है उसको लेके चल रहे हैं। अल्लाह ताला आप इसका चैनल को बरकत दे और आपकी इस आवाज़ के तवसत से पूरी दुनिया तक कश्मीर की, पूरी दुनिया तक पाकिस्तान की, पूरी दुनिया तक पाकिस्तान के पिछड़े हुए तबके के ये आपका आवाज़ जाए। और ख़ास तौर पे रियासत जो माँ कहलाती है उसको भी, हमारी माँ को भी ये पैगाम जाए कि ये रियासत जो है इसमें रहने वाले उसकी छत्र छाया में है,
और उसको अपने बेटों की तरह ट्रीट करके लेके जाना है, अपनी औलाद की तरह ट्रीट करके लेके जाना है। मेरी ढेर सारी नेक ख्वाहिशात आपके लिए। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का, बड़ी नवाजी। थैंक यू वेरी मच।